हमने पिछले वीडियो में यूटिलिटी के बारे में बहुत सारी बातें करी थी। अब उन बातों को आगे लेकर बढ़ते हैं। कुल मिला के हमने सीखा था कि यूटिलिटी का मतलब सिर्फ क्या होता है, मज़ा। मुझे कितना मज़ा आया, इट इज़ कॉल्ड एज यूटिलिटी। इस पर हमने बहुत सारी बातें करी। पहले हमने स्टार्ट किया था कार्डिनल अप्रोच, जहाँ पे हमने क्या सीखा था कि मार्शल ने असम्पशन लिया है कि हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि यूटिलिटी को मनी टर्म्स में मेज़र किया जा सकता है। अब सोच के देखो, तुम जस्सू बना के यहाँ खाना खाने गए, जो मेरे पड़ोस में, आपके पड़ोस में कोई और भी हो सकता है। तो हम लोग खाना खाने गए, वहाँ पे आपको आके पूछा गया कि भैया जो अभी आपने दाल खाई है उसमें आपको कितने रुपए का मज़ा आया। तो मैंने सोचा कि भाई मुझे तो बहुत भूख थी, अगर ये दाल मुझे 200 रुपये में भी मिलती तो भी मैं दाल खरीद लेता। क्यों? बहुत भूख थी भाई। हो सकता है ऐसा, मान लीजिए मैं कहीं पे चाय पीने गया, मुझे 3 बजे चाय की एकदम भयंकर वाली तलब लगी है, और अगर मुझे चाय नहीं मिलती है तो मेरे मन में क्या आएगा कि भैया कोई चाय पिला दो, भले ही 100 रुपये ले लो। जितने रुपए हम देना चाहते हैं वही उस यूनिट की यूटिलिटी होती है। जितने रुपए हम लोग देना चाहते हैं वही उस यूनिट की यूटिलिटी होती है। अगर हमने पहली चाय पी और मैं उसके 100 रुपये देना चाहता हूँ, अगर हमने पहली चाय पी और मैं उसके 100 रुपये देना चाहता हूँ, तो उस चाय के उस यूनिट से मुझे कितने की यूटिलिटी मिली? 100 रुपये की। जब मैं नेक्स्ट चाय पीऊँगा तो मैं 100 रुपये नहीं देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि भैया अभी तो एक चाय पी चुके हैं ना, तो रुपए देने की इच्छा एज कम्पेयर टू फर्स्ट यूनिट हमेशा गिरती रहेगी। यही हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। मैं कितने रुपए देना चाहता हूँ इज दी MU रिसीव्ड फ्रॉम 1 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? MU। तो हमने सारी बातें करके रखी हैं। अब सोच के देखो, तुम कहीं पे गए होटल में चाय पीने के लिए, तुम्हारे मन में था कि भैया मैं तो इस चाय के 100 रुपये दे सकता हूँ, बस मुझे चाय पिला दो आज तो बस। तुम्हारे मन में था, लेकिन तुम पे कितना करोगे? जितना वो चाय वाला मांगेगा। उसने बोला कि साहब चाय के 20 रुपये हो गए, तुम उसको 100 पकड़ाओगे क्या? नहीं, तुम कितने रुपए दोगे? 20। तुम देना कितना चाहते थे? 100। तुम्हारे मन में कितना देने की इच्छा थी? 100 की, पर दिए कितने? 20। यानी कि तुम्हें बचत हो गई 80 रुपये की। ₹80 की। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। तो चेक करिए, ये आपका जो टेबल है वहाँ पे साफ लिखा है। हमने एक लिस्ट बनाई है, यूनिट्स हमने कंज्यूम करी 1 to 7। जब मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी तब मुझे कितने का मज़ा आया, मैं कितने रुपए देना चाहता था, मैं कितना दे सकता था? मैं दे सकता था 30 रुपये, लेकिन मैंने दिए कितने? 20 रुपये। तो मुझे सरप्लस कितने का हुआ? 10 रुपये का। अब जब मैं सेकेंड यूनिट में एंट्री करूंगा, जब मैं दूसरी यूनिट कंज्यूम करूंगा, तो मैं कितने रुपए देना चाहता हूं? अब मेरी रुपए देने की इच्छा कम होगी क्योंकि मेरी MU गिरेगी। तो मेरी MU कितनी आएगी? चेक करिए, 28। तो प्राइस कितनी पे करूंगा? 20। प्राइस कैसे बदलेगी भाई? वो तो सेम रहेगी। और ऐसे करते करते जब तक मेरी MU और प्राइस, चेक करिए कौन सी यूनिट पर दोनों बराबर हो रहे हैं? यूनिट नंबर 6 पर। जब मेरी MU और प्राइस बराबर हो जाएंगे तब जाकर मैं अपना कंजम्पशन रोक दूंगा, और ये कहलाता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। यानी कि यहाँ पे एक साम्य स्थापित हो गया कि जहाँ पर मैं जितना पे करना चाहता हूँ और मैं जितना पे करता हूँ, रियली में पे करता हूँ, वो दोनों बराबर हो जाते हैं, तो वो कहलाता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। अगर उसके आगे आपने और कंज्यूम किया, जितना आप पे करना चाहते हैं, चेक करिए, जितना आप पे करना चाहते हैं 16 और तुमने पे कितना किया? 20। इट मीन्स तुम एक्स्ट्रा पे कर रहे हो जो तुम कभी भी पे करना नहीं चाहोगे। बात समझ में आती है? तो ये अपना एक छोटा कॉन्सेप्ट है सरप्लस का कंज्यूमर के, कि भैया हम लोग जितना पे करना चाहते हैं और हम जितना पे करते हैं उसका डिफरेंस क्या कहलाता है? कंज्यूमर सरप्लस। और अगर कभी भी कंजम्पशन बढ़ते बढ़ते सरप्लस 0 पे आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि अब हम लोग इक्विलिब्रियम पर आ चुके हैं। इक्विलिब्रियम क्या होगा? वेयर MU इज इक्वल टू प्राइस, या फिर कंज्यूमर सरप्लस अपना कितना है? 0 है। ये अपना क्या होता है? इक्विलिब्रियम। यहाँ पर आके अपना कार्डिनल अप्रोच खत्म होता है। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब क्या?
जैसे एक इंसान ने क्वेश्चन पूछा, हम लोग कल खाना खाने गए थे, वहाँ पर मुझे आके जस्सू बंदा ने पूछा था कि भैया आप जो दाल खा रहे हैं उससे आपको कितने रुपए का मज़ा आ रहा है, उससे आपको कितने रुपए का मज़ा आ रहा है। तो मैंने जवाब दिया कि मुझे आपके 100 रुपए की दाल से 150 रुपए का मज़ा आ रहा है, यानी 50 रुपए का मेरे पास क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। ये थ्योरी किसकी है, ये थ्योरी है अल्फ्रेड मार्शल की कार्डिनल अप्रोच में। लेकिन पास में एक इंसान बैठा था, खड़ा हो गया कि भाई तू तो बता पा रहा है, मुझे कैसे मालूम नहीं चल रहा, तू तो बता पा रहा है पर मुझे क्यों नहीं मालूम पड़ रहा। तो मैंने बोला भाई ये तो मेरा एजम्पशन है, मैं मार्शल को फॉलो करता हूँ। उसने बोला मैं मार्शल को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं तो हिग्स एंड एलन को फॉलो करता हूँ। मैंने कहा भाई ये लोग कौन आ गए। उसने बोला ये दो ऐसे इंसान थे, हिग्स एंड एलन, ये दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने कहा था कि यूटिलिटी को मनी टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते हैं। हम इसे कैसे मेज़र कर सकते हैं कि यहाँ की दाल खाई ज़्यादा मज़ा आया, वहाँ की दाल खाई कम मज़ा आया। हम ये कह सकते हैं, तुम ये कैसे कह सकते हो कि ताज में दाल खाई थी तो 200 रुपये का मज़ा आया और ओबेरॉय में दाल खाई तो 100 रुपये का मज़ा आया। ये तो कहने की बात ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कि ताज की दाल खाई ज़्यादा मज़ा आया, ओबेरॉय की दाल खाई कम मज़ा आया। अगर मैं किसी भी यूटिलिटी को रैंक में सेट कर देता हूं, उनके प्रेफरेंस सेट कर देता हूं, उनको मनी में मेजर नहीं कर पाता हूं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑर्डिनल अप्रोच। जहां पर हम लोग क्या नहीं करते हैं, यूटिलिटी को मनी में मेजर नहीं करते हैं, ये कहलाता है ऑर्डिनल अप्रोच। और ये किसने दिया था, ये दिया गया था हिग्स एंड एलन के द्वारा। नाउ हमें ऑर्डिनल अप्रोच में क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन एंड इक्विलिब्रियम। हमने कार्डिनल में क्या पढ़ा था, TUMU, लॉ ऑफ DMU, सरप्लस एंड इक्विलिब्रियम। यहाँ क्या पढ़ेंगे, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन एंड इक्विलिब्रियम। फर्स्ट है आपका इंडिफरेंस कर्व। अब ऑर्डिनल अप्रोच को समझाने के लिए हिग्स एंड एलन ने क्या किया, उन लोगों ने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस दिया, जहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला कि अगर हम किन्हीं भी दो गुड्स को एक साथ कंज्यूम करते हैं, अगर हम किन्हीं भी दो गुड्स को एक साथ कंज्यूम करते हैं तो दोनों से आने वाली यूटिलिटी अलग अलग होगी। दोनों से, अगर मैंने मान लीजिए पानी पूरी खाई और भेल खाई, तो उन दोनों को खाने से भेल से अलग मज़ा आएगा और पानी पूरी से अलग मज़ा आएगा। पर अगर मैं उन दोनों को साथ में कंज्यूम करूं, थोड़ी पानी पूरी थोड़ी भेल, थोड़ी पानी पूरी थोड़ी भेल, तो उनको मिला के कुछ अपने को मज़ा आने वाला है, दोनों को जोड़ के कुछ मज़ा आने वाला है। तो मान लीजिए मैंने पहले 4 पानी पूरी खाई और 3 चम्मच भेल खाई, या 1 प्लेट भेल खाई, चम्मच तो खराब यूनिट है, 4 पानी पूरी खाई, 1 मैंने प्लेट भेल खाई और इसमें मेरे पूरे पैसे लग गए, तो उससे जो मज़ा आएगा वो इन दोनों की जोड़ होगा। सेकेंड टाइम मैंने सोचा कि नहीं यार, मैंने पहले जो खाई थी वो 4 पानी पूरी थी और 1 भेल थी, इस बार एक काम करते हैं, 2 पानी पूरी खाते हैं और 2 भेल खाते हैं, पैसे उतने ही लग रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे भेल का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए पानी पूरी का कंजम्पशन कम करना पड़ गया, बट स्टिल आई वांट कि मुझे क्या मिले, सेम सेटिस्फेक्शन मिले। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ, 1 पानी पूरी खाता हूँ 3 भेल खाता हूँ, 1 पानी पूरी खाता हूँ 3 भेल खाता हूँ, तो फिर मुझे क्या मिला, सेम सेटिस्फेक्शन। और अगर मैं इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को एक कर्व पे रिप्रेजेंट कर दूं, तो वो मेरा क्या बन जाता है, इट इज़ नोन एज इंडिफरेंस कर्व। सो इंडिफरेंस कर्व कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ graphical presentation of different combinations of two goods which will provide same level of satisfaction। अब इंडिफरेंस कर्व को हम लोग इस टेबल से समझेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन लिखा है ABCD, फूड, जहाँ पे आपको फूड के कंजम्पशन यूनिट्स दे रखे हैं, देन लिखा है क्लोथिंग, उसका भी आपको कंजम्पशन दे रखा है। सो चेक करिए कॉम्बिनेशन A के अंदर क्या है। जब मैं फूड की 1 यूनिट कंज्यूम करता हूं तो क्लोथिंग कितने कंज्यूम कर देता हूं, 12। लेकिन अगर मैं अब फूड का कंजम्पशन बढ़ाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोथ की यूनिट्स कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास पैसे तो उतने ही है ना भाई।
पूरे पैसे तो ऐसा तो है नहीं कि इनकम बढ़ रही है, इनकम तो सेम रहेगी। सो मैं चाहता हूँ कि मेरा सेटिस्फेक्शन सेम रहे, इसलिए मैंने क्या किया, फूड की यूनिट को बढ़ाया और क्लोथ को कम किया। एट द सेम टाइम अगर मुझे फूड को और बढ़ाना है तो क्लोथ को और कम करना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया सॉरी फूड को और बढ़ाया तो क्लोथ को और कम किया। सो बेसिकली अगर मुझे एक गुड के कंजम्पशन को बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। रीज़न इज कि मुझे सेटिस्फेक्शन सेम रखना है और मेरे पास इनकम उतनी नहीं है, मेरी इनकम कांस्टेंट है, तो मुझे उतना ही खर्च करना है जितना मैं पहले खर्च किया करता था। सो मेरे पास यहाँ इतने कॉम्बिनेशन बन गए। अब यू कैन चेक कि अगर मुझे एक को बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, ये तो बात कन्फर्म है। सो हमने इस तरीके से फूड और क्लोथ को सेट किया। सो ये अपना होता है इंडिफरेंस शेड्यूल, जो क्या बताता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन। शेड्यूल का मतलब हमेशा क्या होता है, टेबल। सो अगर मैं बोलूँ इंडिफरेंस टेबल तो भी बात सेम है। सो इंडिफरेंस टेबल या शेड्यूल क्या बताता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच विल प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब शेड्यूल को हम लोग प्लेस करते हैं इंडिफरेंस कर्व पे। चेक करिए ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। इट इज़ वेरी क्लियर। हम लोगों ने एक सेकेंड बुक के हिसाब से चलते हैं। हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे फूड को प्लेस किया है एंड वाई पे क्लोथ को प्लेस किया है। और यू कैन चेक अगर मैंने फूड ए कंज्यूम किया तो क्लोथ 12 था, तो कहाँ पॉइंट जाएगा, पॉइंट नंबर ए। वैसे करते करते पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी, चारों मिलके क्या बनाएंगे, इंडिफरेंस कर्व। सो ये आईसी जो है, अब वहां पर आप कहीं पर भी कोई पॉइंट प्लॉट कर दोगे तो वहां पर तुम्हें क्या मिलने वाला है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो आईसी क्या कहलाता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो एक बार अपनी मॉड्यूल को चेक करोगे तो वहां पर आपको कुछ स्पेशल नाम मिलेंगे। पेज नंबर 2.65 पर देखिए, 2.65 इंडिफरेंस कर्व का पहला पैरा नहीं, दूसरा पैरा। इफ अ कंज्यूमर equally prefers two product bundles, then the consumer is indifferent between the two bundles, and indifference curve underline करिए is also called ISO utility curve और equal utility curve। नाम से तुमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ISO utility या फिर equal utility। चलिए, so you can see this indifference curve। अब मैं अगर इसी तरीके के 2-3 इंडिफरेंस कर्व को एक साथ मिला दूं, कैसे, चेक करो। मैंने क्या किया, मैंने IC1, IC2, IC3 तीनों को एक साथ जोड़ दिया, तो ये मेरा क्या बन जाता है, इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या दिखाता है, डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स। सो ये अपना इंडिफरेंस कर्व की बेसिक बातें खत्म होती हैं। अब एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। अगर हिंदी में इसको बोलें तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इसका मतलब क्या होता है, अगर मुझे फूड का कंजम्पशन बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे क्लोथिंग के कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। चेक करो अपने टेबल के अंदर, जब मैंने फूड को 1 से 2 किया तो क्लोथिंग को मैंने 12 से 6 किया, यानी फूड का 1 बढ़ाने के लिए क्लोथिंग का मुझे 6 कम करना पड़ा। फूड का 1 बढ़ाने के लिए मुझे क्लोथिंग का 6 कम करना पड़ा, यानी कि हर फूड की 1 यूनिट के लिए मुझे पहली बार में 6 यूनिट ऑफ क्लोथिंग को छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ना पड़ेगा क्या कहलाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी हर एक फूड के लिए मुझे कितना क्लोथ छोड़ना पड़ेगा। सो मेरे पास MRS, अब ये टेबल चेक करिए फटाफट वापस। MRS कितना आएगा, देखो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में कोई MRS नहीं आ सकता क्योंकि आपने अभी तक कुछ छोड़ा नहीं है। कॉम्बिनेशन जब बी में आएंगे तब दिख रहा होगा MRS कितना आ रहा है, 6, क्योंकि मुझे 6 क्लोथ छोड़ने पड़े ड्यू टू 1 फूड। नेक्स्ट में एंट्री करिए, मेरे पास 2 से 3 हुआ क्या, फूड, एंड देन 6 to 4 हो गया क्या, क्लोथिंग, यानी फिर से एक फूड के लिए मुझे कितना क्लोथ छोड़ना पड़ा, 2। नेक्स्ट चेक करिए, फिर से एक फूड के लिए मुझे कितना क्लोथ छोड़ना पड़ा, 1। सो मेरा MRS कितना आ रहा है, 6, 2 और 1। MRS बेसिकली कुछ भी नहीं है, 1 यूनिट छोड़ने के लिए मुझे दूसरे का, एक को कंज्यूम करने के लिए मुझे दूसरे को कितना छोड़ना पड़ा, इट इज MRS। सिंपल सी बात है। सो हमारे यहाँ पर इंडिफरेंस करके सारी बातें खत्म हुई। बेसिक बातें हैं, मतलब क्या है, डायग्राम कैसे बनता है, मैप कैसा होता है और MRS क्या है। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे
MRS हमेशा गिरता रहता है। MRS गिरता क्यों है? रीज़न है कि जब मैं फूड का कंजम्पशन बढ़ाता हूँ तो उससे होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा गिरती है। ये हमने पढ़ के रखा है लॉ ऑफ DMU में कि इससे आने वाला मज़ा तो गिरेगा। अगर इससे आने वाला मज़ा गिरेगा तो मैं फूड की 1 यूनिट के लिए जहाँ मैं पहले 6 क्लोथ छोड़ता था, अब मैं कितना क्लोथ छोड़ूंगा? चेक करिए अपने टेबल के अंदर, ये टेबल के अंदर चेक करिए, 2 क्लोथ। कितना क्लोथ छोड़ूंगा? 2, क्योंकि जब मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा है फूड को कंज्यूम करने में। सो क्लोथ को छोड़ने की इच्छा भी मेरी साथ साथ गिरती है, इसीलिए MRS हमेशा गिरता है। और अगर MRS कांस्टेंट रह जाए, तो जनरली सिर्फ किस में होता है? परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स में। याद रखना है, इन द केस ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स MRS हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट, यानी कि हर बार ये क्या आएगा? 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2। तो अगर MRS कांस्टेंट रह गया तो इंडिफरेंस कर्व कैसा बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन एग्जाम का क्वेश्चन है। ये कैसा बन जाएगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन। सो MRS भी हमारा कंप्लीट होता है। अब एक टॉपिक बचा हुआ है, इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व कि इंडिफरेंस कर्व क्या क्या प्रॉपर्टीज लेकर चलता है। फर्स्ट, इंडिफरेंस कर्व्स ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड टू राइट। ये हमेशा नीचे की तरफ आएगा। फोटो में देख सकते हो। रीजन क्या है कि अगर मुझे 1 का कंजम्पशन बढ़ाना है, अगर मुझे यहाँ से मान लीजिए यहाँ से मुझे क्लोथ का कंजम्पशन बढ़ाना है तो फूड कम करना पड़ेगा। फूड बढ़ाना है तो क्लोथ कम करना पड़ेगा। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से फ्रेम होगा। सो इसलिए हमेशा क्या होता है? स्लोपिंग डाउनवर्ड टू राइट। नेक्स्ट चेक करिए दूसरा, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। चेक कर लो, इंडिफरेंस कर्व की पीठ हमेशा ओरिजिन की तरफ होती है। कॉन्वेक्स पीठ हमेशा कहाँ होती है? टू दी कॉन्वेक्स। नेक्स्ट चेक करिए, अच्छा पीठ वहां पर क्यों होती है उसका भी रीजन है, वही कि MRS हमेशा गिरता रहता है। आपको याद रखना है, MRS गिरता रहेगा तभी उसकी पीठ वहां पर रहेगी। अगर MRS कांस्टेंट रहा तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अगर MRS कांस्टेंट रहा तो ये क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। और अगर MRS बढ़ा तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्केव टू ओरिजिन। ये क्या बन जाएगा? कॉन्केव टू ओरिजिन, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। चेक करो, अगर इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो हमने ये बात सीख के रखी है कि एक इंडिफरेंस कर्व दूसरे इंडिफरेंस कर्व से अलग सेटिस्फेक्शन देगा। इंडिफरेंस कर्व IC1 एंड IC2, IC1 पर जो पॉइंट होगा, IC1 पर जो भी पॉइंट होंगे सारे सेम सेटिस्फेक्शन देंगे, लेकिन IC2 पर जो पॉइंट होंगे वो अलग सेटिस्फेक्शन देंगे। लेकिन IC2 पर जो पॉइंट होंगे वो IC1 से अलग सेटिस्फेक्शन देंगे। पर अगर ये दोनों इंटरसेक्ट हो गए तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर दोनों के दोनों सेम जगह पर होंगे और दोनों के दोनों सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो हमारे इस डायग्राम में पॉइंट नंबर A पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर सेम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, हायर द IC हायर द सेटिस्फेक्शन। जो IC जितना ऊपर होगा उससे उतना सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा। रीज़न क्या है? IC को ऊपर लेने के लिए हमको कंजम्पशन बढ़ाना पड़ता है और उससे मज़ा बढ़ता है। नेक्स्ट चेक करिए, इंडिफरेंस कर्व विल नॉट टच एनी एक्सिस। चेक करो, इंडिफरेंस कर्व कभी भी किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों? अगर टच किया तो इसका मतलब, मान लीजिए मैंने Y एक्सिस पे टच किया तो मेरी क्लोथिंग का मैंने कंजम्पशन कितना किया है? 0। सो 0 कंज्यूम हम कभी कर नहीं सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ कंज्यूम तो करना पड़ेगा। सो इट मीन्स ये कभी भी किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये सारे अपने पॉइंट्स कवर होते हैं इंडिफरेंस कर्व के। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखेगा बजट लाइन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द